एक ऐसे इंसान की कल्पना करना बड़ा दिलचस्प लगता है जो देश की इकोनॉमी के बहुत बड़े-बड़े और मुश्किल चार्ट तो बड़ी आसानी से बना लेता है, लेकिन अपने ही दिल में उठ रही भावनाओं को पहचानने से इतना डरता है कि अपनी पूरी जिंदगी उलझा लेता है। हाँ, और आज की इस गहरी चर्चा में हम कुछ ऐसे ही इंसानी विरोधाभासों को टटोलने वाले हैं। बिल्कुल, और हमारे पास जो स्रोत हैं आज, वो धर्मवीर भारती के बहुत ही मशहूर उपन्यास गुनाहों का देवता के कुछ बेहद दिलचस्प और काफी साइकोलॉजिकल अंश हैं। सही कहा। और पता है, आमतौर पर जब किसी शहर का जिक्र होता है तो दिमाग में सीधे क्या आता है? वही इमारतें, सड़कें, ट्रैफिक या एक सीधा साधा मैथमेटिकल नक्शा, है ना? एग्जैक्टली। लेकिन इन पन्नों में इलाहाबाद या प्रयाग का जो चित्र खींचा गया है वो एकदम अलग है। यहाँ के नगर देवता को कोई इंजीनियर नहीं बताया गया है, उसे एक रोमांटिक कलाकार कहा गया है। एक रोमांटिक कलाकार, वाह। एक ऐसा शहर जहाँ मौसम और जीवन में कोई कसाव नहीं है, जहाँ की सुबह मलयाली यानी चंदन सी महकती हैं, दोपहरें अंगारी होती हैं और शामें बिल्कुल रेशमी होती हैं। ये सचमुच एक अद्भुत और काव्यात्मक शुरुआत है। एक ऐसा शहर जो किसी स्वर्ग से निकाले गए मनमौजी कलाकार की रचना लगता है। और लेखक ने मौसम का ये बिखराव और ये बेतरतीब खूबसूरती यूं ही नहीं गढ़ी है। असल में ये इलाहाबाद की पृष्ठभूमि उन इंसानी मनोस्थितियों का आईना है जो इस कहानी में आगे चलकर बुरी तरह उलझने वाली हैं। अच्छा, कैसे उलझने वाली हैं? देखिए, बाहर जो अंगारी दोपहर और रेशमी शामों का कंट्रास्ट है, विरोधाभास है ना, वही विरोधाभास किरदारों के अंदर भी चल रहा है। तो चलिए इसको थोड़ा खोल कर देखते हैं। आज की हमारी इस चर्चा का मिशन भी यही है कि इस बेहद खूबसूरत पृष्ठभूमि के बीच इंसानी रिश्तों, अनकही भावनाओं और समाज की कठोर सच्चाइयों का ताना बाना आखिर कैसे बुना गया है। हाँ, बिल्कुल। और शुरुआत उस रिश्ते से करनी चाहिए जो इन अंशों के बिल्कुल सेंटर में है। एक तरफ चंदर है और दूसरी तरफ सुधा। सही बात है। तो इन दोनों के बारे में हमारे स्रोत क्या बताते हैं? मैं चाहूंगा आप थोड़ा बैकग्राउंड दें इसका। जरूर। तो चंदर अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही मेधावी, गंभीर और आदर्शवादी रिसर्च स्कॉलर है। और दूसरी तरफ है सुधा, जो डॉक्टर शुक्ला की अल्हड़, चुलबुली और थोड़ी विद्रोही बेटी है। और डॉक्टर शुक्ला चंदर के गुरु भी हैं, है ना? हाँ, गुरु भी हैं और एक तरह से गार्डियन भी हैं उसके। तो चंदर और सुधा का रिश्ता इस कहानी की जान है। सुधा की तो पूरी दुनिया ही चंदर के आसपास घूमती है। वही ना, मतलब वो उसकी इतनी फिक्र करती है कि मुझे पढ़कर हंसी आई थी कि जो टॉनिक खुद उसे पीने के लिए दिया जाता है वो उसे चंदर को पिलाने की जिद पकड़ लेती है। हाँ, ये बहुत ही क्यूट और अजीब सी फिक्र है। अपना टॉनिक किसी और को क्यों पिलाना भला? वही तो, कोई आम इंसान तो सोचेगा कि ये क्या लॉजिक है। उसका लॉजिक ये होता है कि चंदर बहुत दिमागी काम करता है ना। हाँ। और इसका एक और बड़ा दिलचस्प एग्जाम्पल चाय वाले वाकये में मिलता है। ओ हाँ, वो चाय वाला किस्सा। चंदर को अपनी रिसर्च के लिए रात में कड़क चाय चाहिए होती है, लेकिन सुधा उसे प्याले भर दूध में सिर्फ 2 बूंद चाय का पानी डालकर देती है। सिर्फ 2 बूंद? हाँ, उसका तर्क होता है कि दिमागी काम करने वालों को ऐसी ही चाय पीनी चाहिए। और जब चंदर इस बात पर चिढ़कर अपने लिए खुद चाय बनाता है तो सुधा पूरी तरह कूंज जाती है। ये सच में बड़ा मासूम सा रिश्ता है। बिल्कुल। वो छिपकर उसके लिए ननखताई लाती है, उसके तपड़ों पर पेंसिल से लकीरें खींच देती है। वो हमेशा एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन एक पल भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इस रिश्ते को देखकर ना मुझे लगता है जैसे ये कोई ऐसा पौधा है जो बिना बीज बोए ही किसी दरार में अपने आप उगाया हो। वाह, ये बहुत अच्छी तुलना की आपने। हाँ, मतलब किसी ने उसे लगाया नहीं, किसी ने उसे कोई नाम नहीं दिया, लेकिन उसने अपनी जड़ें बहुत गहरी कर ली हैं। तो अगर हम इसको साइकोलॉजी के नजरिए से देखें तो इस रिश्ते का असल मतलब क्या है? देखिए, यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है ना, वो ये है कि दोनों एक दूसरे पर पूरा अधिकार जताते हैं, लेकिन अपने इस रिश्ते को कभी कोई नाम नहीं देते। कोई नाम नहीं देते? मतलब क्या ये महज भाई बहन या अच्छे दोस्तों का रिश्ता है, या कुछ ऐसा जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहे? साइकोलॉजी में ना इस अधिकार को प्रेम का सबसे अव्यक्त लेकिन सबसे मजबूत रूप माना जाता है। सुधा का वो विद्रोह जो बाकी दुनिया के लिए हमेशा तैयार रहता है, वो चंदर के सामने आकर एक मौन अनुशासन में बदल जाता है। अच्छा, चंदर के एक इशारे पर वो शांत हो जाती है। एग्जैक्टली। पर वो दोनों इस प्रोसेस के प्रति बिल्कुल अवेयर नहीं है, क्योंकि अगर वो इसको कोई नाम दे देंगे तो समाज के नियम और बंदिशें उनके बीच आ जाएंगी।
लेकिन ये बात ना पचने में थोड़ी मुश्किल लगती है। चंदर जो देश की इकोनॉमी के इतने कॉम्प्लिकेटेड चार्ट बना रहा है, जो इंटेलेक्ट के लेवल पर इतना तेज है, वो अपने ही दिल का नक्शा क्यों नहीं पढ़ पा रहा? यही तो ट्विस्ट है। क्या वो जानबूझकर अनजान बन रहा है? ये सवाल सुनने वालों के दिमाग में भी जरूर आएगा। पता है, इसको हम साइकोलॉजी में इंटेलेक्चुअलाइजेशन कह सकते हैं। इंसान का दिमाग अक्सर उन भावनाओं को इग्नोर कर देता है जो उसके लॉजिक और आदर्शों के ढांचे में फिट नहीं बैठती। ओके, तो वो एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है। हाँ, चंदर ने ना अपने आसपास समाज सुधार और हाई आइडियल्स की एक बहुत ऊंची दीवार खड़ी कर रखी है। वो पूरी दुनिया को सुधारना चाहता है, लेकिन अपने ही सबकॉन्शियस माइंड ही गहराइयों को देखने से डरता है। क्योंकि अगर वो वहां चलेगा तो उसे अपनी सच्चाई माननी पड़ेगी। बिल्कुल, और वो सच्चाई उसके आदर्शों से मेल नहीं खाती, इसलिए वो उन फीलिंग्स को दबा रहा है। पर देखिए, हम जानते हैं कि चंद्र अपने सबकॉन्शियस की भावनाओं को दबा रहा है, लेकिन साइकोलॉजी ये भी कहती है कि जब भावनाएं बहुत गहराई तक दबाई जाती हैं और फिर अचानक कोई सदमा लगता है, तो इंसान का दिमाग पूरी तरह से रियलिटी से कट सकता है। सही कहा आपने, और इसका सबसे खौफनाक एग्जाम्पल हमें इसी कहानी के रोज लॉन वाले हिस्से में मिलता है। हाँ, रोज लॉन। हमारे श्रोतों में इस बंगले और यहाँ रहने वाले लोगों का जिक्र कैसे किया गया है? रोज लॉन का वो पूरा प्रसंग इंसानी साइकोलॉजी और ट्रॉमा का एक बहुत ही गहरा अध्ययन है। बाहर से वो बंगला एक खंडर की तरह है, चारों तरफ घास उगी है, एक अजीब सा सन्नाटा है वहां। लेकिन उसके पीछे की तरफ गुलाबों का एक बहुत ही शानदार बाग है। हाँ, और उस बाग में भटकता है एक आदमी, बर्टी। बर्टी मानसिक रूप से अपना बैलेंस पूरी तरह खो चुका है। उसका संतुलन खोने की आखिर वजह क्या थी? मतलब क्या हुआ था उसके साथ ऐसा? असल में बर्टी अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया और वो किसी सार्जेंट के साथ प्रेम करने लगी थी, और बाद में उसकी पत्नी की डेथ हो जाती है। ओ, तो धोखा और मौत, ये तो बहुत बड़ा डबल ट्रॉमा। बिल्कुल, बर्टी का दिमाग इस दोहरे सदमे को स्वीकार ही नहीं कर पाता। वो खुद को ये दिलासा देता है कि इसकी पत्नी मरी नहीं है, बल्कि वो उन गुलाब के फूलों में छिप गई है। बाप रे। कहानी में एक सीन आता है जहां चंदर उस बाग में जाकर एक पीला गुलाब तोड़ने के लिए झुकता है और बर्टी उस पर एक जंगली जानवर की तरह हमला कर देता है। एक गुलाब के लिए कोई इस तरह हमला कैसे कर सकता है? क्या उसे फूलों से कोई ऑब्सेशन था? बात फूलों की थी ही नहीं ना। बर्टी को लगता है कि चंदर उसके फूल चुरा रहा है, यानी उसकी पत्नी को चुरा रहा है। अच्छा, तो वो फूल उसके लिए उसकी पत्नी है। हाँ, और यहीं पर एक और बहुत जरूरी किरदार की एंट्री होती है, पैमी, जो बर्टी की बहन है। पैमी, हाँ, इसका कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। पैमी की अपनी शादी टूट चुकी है, वो डिवोर्सी है और विवाह को इंसान का सबसे बड़ा धोखा मानती है। उसका नजरिया ना बहुत ही प्रैक्टिकल और थोड़ा कठोर है। तो वो अपने भाई के लिए क्या करती है? वो बर्टी के इस भ्रम को तोड़ने के लिए ना खुद ही फूल चुराकर फेंकने लगती है। उसका मानना था कि जिस फूल के साथ इंसान की इतनी बड़ी ट्रेजेडी जुड़ी हो, उस पर लानत है। वो कहती भी है ना स्रोत में कुछ सिंपैथी के बारे में। हाँ, वो कहती है कि सहानुभूति इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है, आदमी से हमदर्दी कभी नहीं करनी चाहिए। और यही वो जगह है जहां मुझे सबसे बड़ी उलझन होती है। देखिए, पम्मी सोच रही है कि वो फूल चुराकर अपने भाई को सच्चाई का सामना करवा रही है। राइट। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या पम्मी ने फूल चुराना बंद करके बर्टी की सच में कोई मदद की, या उसने उस आखिरी तिनके को भी छीन लिया जो बर्टी को किसी तरह जिंदा रखे हुए था? ये सच में साइकोलॉजी का एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। यहाँ हमें समझना होगा कि डिफेंस मैकेनिज्म यानी रक्षा तंत्र आखिर काम कैसे करता है। बर्टी को ना उस दर्द की जरूरत थी। दर्द की जरूरत थी? हाँ, उसे ये भ्रम चाहिए था कि कोई उसके फूल चुरा रहा है। एक सेकंड रुकिए, ये डिफेंस मैकेनिज्म असल में काम कैसे करता है? क्या दिमाग जानबूझकर खुद से झूठ बोलता है? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं हमारे सुनने वालों के लिए। जरूर, आप इसको एक मजबूत बांध या डैम की तरह समझ सकते हैं। जब कोई इंसान बहुत बड़े दुख या ट्रॉमा से गुजरता है ना, तो उसका दिमाग उस दुख की बाढ़ को रोकने के लिए एक भ्रम का बांध बना लेता है। अच्छा, तो बर्टी के लिए वो बांध क्या था? बर्टी के लिए हर बार जब कोई फूल चोरी होता था तो वो दर्द उसे ये एहसास दिलाता था कि उसकी पत्नी अभी भी वहीं है, तभी तो कोई उसे चुरा रहा है ना। ओह, तो फूल चोरी होना उसके लिए सबूत था कि वो अभी भी जिंदा है उन फूलों में। एग्जैक्टली। और जब पम्मी ने सिंपैथी के नाम पर फूल चुराना ही बंद कर दिया, तो बर्टी के दिमाग का वो बांध टूट गया। उसे एहसास होने लगा कि फूल तो वहीं है, मतलब उसकी पत्नी वहां नहीं है। बाप रे। तो जब ये बांध टूटता है तो इंसान के साथ क्या होता है?
बर्टी का आखिर क्या अंजाम हुआ? जब बांध टूटता है ना, तो इंसान सच्चाई की बाढ़ में पूरी तरह डूब जाता है। बर्टी का भ्रम एक और भी भयानक रूप ले चुका था। क्या करने लगा वो? वो अच्छे अच्छे सूट पहन के घूमने लगा, ये सोचकर कि उसकी पत्नी सच में उस सार्जेंट के पास चली गई है, क्योंकि वो सार्जेंट उससे ज्यादा सुंदर था। ये तो बहुत ही ट्रेजिक है। हाँ, वो मेंटली और भी गहरे अंधेरे में चला गया। इंसान को जब अचानक से उस सच्चाई के सामने खड़ा कर दिया जाता है जिससे सहने की उसमें ताकत नहीं होती, तो उसका दिमाग बुरी तरह बिखर जाता है। ये बात बहुत गहरी है। और देखिए, पैमी की शादी से नफरत और बर्टी के टूटे हुए विवाह की इस दुख भरी कहानी से ना हमें पता चलता है कि समाज जिस संस्था को इतना पवित्र मानता है उसके भीतर कितना खोखलापन हो सकता है। सही कहा। और इस दुखद घटना से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जिस विवाह नाम की संस्था ने पम्मी और बर्टी दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी, समाज उसे इतनी महानता क्यों देता है? ये एक लंबा डिबेट है। और इसी बात से हम श्रोतों में दिए गए अगले अहम पहलू की ओर बढ़ते हैं। समाजशास्त्र और जाति व्यवस्था। एक तरफ पैमी हैं जो विवाह को धोखा मानती हैं और दूसरी तरफ डॉक्टर शुक्ला हैं। तो डॉक्टर शुक्ला का इस पूरी सामाजिक व्यवस्था पर क्या लॉजिक है? देखिए, डॉक्टर शुक्ला समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी के विद्वान हैं और वो भारतीय जाति व्यवस्था और शादी के पक्के सपोर्टर हैं। ओके। चंदर और डॉक्टर शुक्ला के बीच इस पर एक बहुत ही गहरी एकेडमिक बहस होती है। डॉक्टर शुक्ला का तर्क है कि भारत की जाति व्यवस्था इतने सालों से टिकी हुई है, इसका मतलब है कि ये समाज के लिए जरूरी है और इसमें एक साइंटिफिक बेस है। उनका ये मानना है? हाँ, उनका मानना है कि विवाह केवल दो लोगों का मिलन नहीं है, बल्कि ये पीढ़ियों का और कल्चरल वैल्यूज का मिलन है। वो कहते हैं कि शादी में फीलिंग्स से ज्यादा सांस्कृतिक समानता यानी कल्चरल सिमिलैरिटी जरूरी है। तो उनके हिसाब से प्रेम विवाह का क्या भविष्य है? वो प्रेम विवाह को सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल असफल मानते हैं। उनका कहना है कि एक बढ़िया परिवार की लड़की और ब्राह्मण परिवार के लड़के के बीच वो कल्चरल तालमेल कभी नहीं बैठ सकता, क्योंकि उसमें सोसाइटी का सपोर्ट नहीं होता। तो अगर मैं इसे सही समझ रहा हूँ, डॉक्टर शुक्ला का मानना है कि प्यार व्यार सब धोखा है और जो समाज ने तय किया वही सही है। हाँ, उनका आदर्शवादी नजरिया यही है। लेकिन ये लॉजिक आज के वक्त में तो पचने में बहुत मुश्किल है। क्या एक एकेडमिक बहस किसी इंसान की आज़ादी और उसकी फीलिंग से बड़ी हो सकती है? चंदर का इस पर क्या रिएक्शन था? चंदर इस एकेडमिक थ्योरी का कड़े टक्कर से विरोध करता है। उसका कहना है कि ये व्यवस्था अब खोखली हो चुकी है और अब टूट रही है। सही बात है। वो रोटी बेटी की कैद के टूटने की बात करता है। चंदर कहता है कि कल्चरल समानता से ज्यादा दो लोगों के बीच मेंटल बैलेंस और सच्चा प्रेम जरूरी है। और अगर वो हो तो उसका मानना है कि जहां सच्चा प्रेम और मेंटल कनेक्शन होगा, वहां विवाह कभी फेल नहीं होगा, चाहे जातियां अलग ही क्यों ना हो। तो देखिए, यहाँ दोनों के अपने अपने तर्क हैं। डॉक्टर शुक्ला किताबों और परंपरा की बात कर रहे हैं और चंदर आज़ादी और प्यार की। लेकिन असली विडंबना, असली आयरनी तो तब सामने आती है जब हम इसी कहानी में इस महान सांस्कृतिक परंपरा और जातिगत समानता का जमीनी सच देखते हैं। ओह, वो बुआ जी और दुबे जी वाला प्रसंग। हाँ, स्रोतों में जो बुआ जी और दुबे जी का हिस्सा है वो इस पूरी थ्योरी को एक झटके में बेनकाब कर देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। वो सीन इस पूरी थ्योरेटिकल बहस को एक बहुत ही कठोर आईना दिखाता है। बुआ जी जो अपनी ही सगी बेटी बिंदी के प्रति बेहद निर्दयी हैं। हाँ, मतलब अपनी ही बेटी को कैसी कैसी बातें कहती हैं। वो अपनी बेटी को कुलाछानी और मुंह झातूसी जैसे भयानक शब्द कहती हैं। ये साफ दिखाता है कि उस वक्त समाज में लड़कियों को किस नज़र से देखा जाता था, महज एक बोझ जिसे किसी भी तरह गले से उतारना है। और जिस व्यक्ति से वो अपनी इतनी जवान बेटी का विवाह तय करती हैं वो हैं दुबे जी। स्रोतों में दुबे जी का जो डिस्क्रिप्शन है ना, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हाँ, वो काफी डिस्टर्बिंग है। कोई भी सोच सकता है कि सांस्कृतिक समानता के नाम पर आखिर चल क्या रहा है। आप थोड़ा बताएंगे दुबे जी के बारे में क्या लिखा है स्रोतों में? दुबे जी का वर्णन ना बहुत ही विभत्स तरीके से किया गया है। वो एक विशालकाय व्यक्ति है जो पलंग पर चित लेते हुए हैं। जब वो सांस लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी का गोला किसी वराह के मुंह पर उठ रहा हो। बाप रे, क्या कंपैरिजन है। उनका भारी भरकम खाना पीना, और फिर सबसे ज्यादा क्रूल सीन तब आता है जब शादी पक्की करने की बात होती है। हाँ, वो नोट वाला किस्सा। दुबे जी अपनी टेंट से तेल लगा हुआ 5 रुपए का एक मुड़ा तुड़ा नोट निकालते हैं और डॉक्टर शुक्ला को दे देते हैं।
ये उनका विवाह तय करने का प्रतीक है। एक तेल लगा हुआ 5 रुपए का नोट। बस। हाँ, बस 5 रुपए। तो डॉक्टर शुक्ला जिस विवाह को एक महान कल्चरल परंपरा बता रहे थे, जिसका वो इतना एकेडमिक डिफेंस कर रहे थे, वो दुबे जी जैसे लोगों के लिए महज एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, एक लेन देन है बस। यही तो समाज का सबसे भयानक सच है। डॉक्टर शुक्ला का नजरिया पूरी तरह से किताबी है, लेकिन समाज का असली चेहरा इन बुआ और दुबे जी के व्यवहार में दिखता है। जहां एक इंसान की कोई वैल्यू ही नहीं है। एग्जैक्टली जहां एक जवान लड़की के फीलिंग्स, उसकी इच्छाओं की कीमत एक 5 रुपए के मैले नोट से ज्यादा कुछ नहीं है। ये आइडियलिज्म और सोशल क्रुएलिटी का डायरेक्ट टकराव है। और सोचिए ना, अपर क्लास या एकेडमिक लोग जिस परंपरा को बचाने की दुहाई देते हैं, जमीनी स्तर पर वही परंपरा कमजोरों का शोषण करने का, एक्सप्लॉइट करने का सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। सही बात है। और यही वो कठोर नियम है, यही वो दबाव है जिसका साया जब हमारी मेन कहानी यानी सुधा और चंद्र की जिंदगी पर पड़ता है तो उनका वो मासूम संसार ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगता है। जो होना ही था। लेकिन क्या उन्हें इस आने वाले तूफान का कोई अंदाजा नहीं था? देखिए, अंदाजा देने की कोशिश तो की गई थी। कहानी में सुधा की एक सहेली है, गेसु। अच्छा, गेसु का क्या रोल है इसमें? गेसु थोड़ी शायरी का शौक रखती है और दुनियादारी को बेहतर समझती है। वो सुधा को आगाह करती है एक पॉइंट पर। कॉलेज के मैदान में बादलों को देखती हुई गेसु एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन वार्निंग भरी बात कहती है। क्या कहती है वो? वो कहती है, आसमान के बादलों के दामन में अपने ख्वाब तांग लेना बड़ा खतरनाक है। वो सुधा को समझाती है कि बिना नाम की ये जो मोहब्बत तुम कर रही हो ना, ये अक्सर तब पता चलती है जब पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वाह, ये तो बहुत गहरी लाइन है। बादल हमेशा चलते रहते हैं, उनका कोई बेस नहीं होता। उन पर ख्वाब ताकने का मतलब यही है कि सपने किसी भी पल गिरकर टूट सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन सुधा जैसी लड़की जो चंद्र के आसपास ही अपनी पूरी दुनिया देखती है, वो इस खतरे को क्यों नहीं देख पाती? इंसान कई बार इतना नादान क्यों बना रहता है अपनी लाइफ में? क्योंकि नादानी में ना एक तरह की सिक्योरिटी होती है। इसे साइकोलॉजी में डिनायल कहते हैं, यानी नकारना। सुधा मानती नहीं कि वो कोई ऐसा प्यार कर रही है जिसे सोसाइटी की परमिशन चाहिए। वो बस डिनायल मूड में है। हाँ, वो कहती है कि उसने किसी से प्यार व्यार नहीं किया। ये एक ऐसा बुलबुला है जिसमें दोनों सेफ फील कर रहे हैं। लेकिन ये बुलबुला तब फूटता है जब सच्चाई का कांटा चुभता है। और वो कांटा आखिर कब चुभता है? वो कांटा तब चुभता है जब एक दिन बुआ जी डॉक्टर शुक्ला से सुधा की शादी की बात छेड़ती हैं। वो आकर कहती हैं कि बिंती की शादी अभी टाल दो और आषाढ़ भर में सुधा का विवाह निपटा दो। ओह, और सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्र वहीं बैठा है, सब सुन रहा है। हाँ, जिस चंद्र ने अभी अभी विवाह और जाति व्यवस्था के खिलाफ इतने बड़े बड़े लेक्चर दिए थे, वो इस बात पर कैसे रिएक्ट करता है? यही वो पल है जो इस पूरी कहानी का और हमारी चर्चा का सबसे इमोशनल और साइकोलॉजिकली हैवी हिस्सा है। मैं सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। चंद्र जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी सुधारने के चार्ट्स बनाता है, जो डॉक्टर शुक्ला के हर काम में एक मशीन की तरह लगा रहता है, वो सुधा की शादी की बात सुनते ही एकदम सुन हो जाता है। सुन हो जाता है मतलब कोई रिएक्शन नहीं, पथराया हुआ सुनापन। हाँ, एक ऐसी गहरी उदासी और अलगाव जो सुधा ने उसमें पहले कभी नहीं देखा था। ये एक तरह का डिसोसिएशन है। जब ट्रॉमा बहुत बड़ा होता है ना, तो दिमाग उससे बचने के लिए बॉडी और फीलिंग से डिस्कनेक्ट हो जाता है। पता है, इसको सुनकर ऐसा लगता है जैसे इंसान जिस जमीन पर खड़ा हो वो अचानक गायब हो जाए, जैसे ग्रेविटी ने काम करना बंद कर दिया हो। सही कहा आपने। चंद्र जो अपने आइडियल्स की इतनी ऊंची बिल्डिंग पर बैठा था, वो एक छोटी सी बात कि सुधा किसी और की हो जाएगी, इस ख्याल मात्र से ही टूट जाता है। और उसकी ये हालत देखकर सुधा डर जाती है। वो उसे इस तरह बिना पलके झुकाए पथराया हुआ देखकर डर के मारे कांपने लगती है और फिर वो रो पड़ती है। तब चंद्र को होश आता है। हाँ, सुधा के आंसू की एक गर्म बूंद चंद्र के हाथ पर गिरती है और वो एक बूंद उसके उस सुन्नपन को तोड़ देती है। तब जाकर उसे होश आता है। और फिर वो क्या करता है? अपने उस दर्द को छुपाने के लिए, अपनी उस हार को ढकने के लिए वो तुरंत बात पलटने की कोशिश करता है और मजाक उड़ाने का नाटक करता है। वो कहता है 3-4 महीने में तुम्हारा ब्याह हो जाएगा। वाओ, तो वो आंसू की बूंद असल में उस रियलिटी का सिंबल थी जो सीधे उसके दिमाग की नसों तक पहुंच गई। बिल्कुल। अगर इस पूरे इंसिडेंट को हम एक ब्रॉड एंगल से देखें तो ये क्या दर्शाता है हमारे साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से?
ये इंसान के उस लॉजिकल दिमाग की हार और सबकॉन्शियस माइंड की जीत का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। चंदर ने बुद्धिमानी, समाज सुधार और आइडियल्स की एक बहुत तगड़ी दीवार बना रखी थी ना। हाँ, उसने खुद को बहुत बचा कर रखा था। वो खुद को यही समझाता रहा कि वो सुधा का सिर्फ एक गार्डियन या दोस्त है, लेकिन सुधा के दूर चले जाने के ख्याल ने ही उस बड़ी दीवार को एक सेकंड में चकनाचूर कर दिया। सही बात है। वो जो उसका पथराया हुआ सूनापन था, वो असल में उस भयानक सच का सामना करने का शौक था जिसे उसने इतने सालों से खुद से छिपा रखा था। ये बात ना सच में सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी आम जिंदगी में कितनी बार अपनी सच्ची फीलिंग्स को खुद से छिपाते हैं, ये सोचकर कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, हम बहुत लॉजिकल हैं, जब तक कि लाइफ का कोई अचानक लगा धक्का हमें जगा नहीं देता। और वही धक्का चंदर को लगा है। एग्जैक्टली। तो अगर हम इस चर्चा के इन तमाम पन्नों को समेटें तो एक बात बहुत साफ हो जाती है कि ये कहानी पूरी तरह से विरोधाभासों से भरी हुई है। हाँ, कॉन्ट्रास्ट्स ही कॉन्ट्रास्ट्स हैं। प्रिंसिपल्स हैं और दूसरी तरफ दुबे जी और बुआ जी के रूप में समाज का वो क्रूअल कमर्शियल सच है जहां किसी इंसान की कोई वैल्यू ही नहीं है। और पता है, इन सब के बीच आखिर में वही इंसान पिसता है जो अपनी ही फीलिंग्स को समझने में या तो फेल हो जाता है या उन्हें एक्सेप्ट करने से डरता है। जैसे कि हमारे दोनों मेन किरदार। हाँ, चाहे वो बर्टी हो जिसने सच से बचने के लिए गुलाब के फूलों का भ्रम पाड़ लिया, या चंदर हो जिसने सच से बचने के लिए आइडियल्स और इंटेलेक्ट का भ्रम पाड़ लिया। अंदर से तो दोनों ही अपने असली दर्द का सामना करने से भाग रहे थे ना। बिल्कुल सही बात पकड़ी आपने। शुरुआत में जो हमने इलाहाबाद के उस नगर देवता की बात की थी, याद है? वो रोमांटिक कलाकार जो एक ही कैनवस पर रेशमी शामें और अंगारी दोपहरे एक साथ पेंट करता है। हाँ हाँ, याद है। हमारी जिंदगी भी तो बिल्कुल वैसी है। बाहर से बहुत शांत और बहुत कंट्रोल में दिखने वाली जिंदगी अंदर से विरोधाभासों की आग में जल रही होती है। क्या बात है, बेहद सटीक ऑब्जर्वेशन है ये। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं खत्म करते हैं, पर जाने से पहले एक थॉट छोड़कर जा रहा हूं जिसे सुनने वाले आराम से बैठकर सोच सकते हैं। बिल्कुल। अगर हमारी बुद्धि, हमारा लॉजिक और हमारे आदर्श हमें इस बाहरी दुनिया की मुश्किलों से बचाते हैं, तो क्या हमारी अनकही और अनजानी कमजोरियां ही आखिर में हमारी किस्मत तय नहीं करती? क्या इंसान का सबसे बड़ा स्ट्रगल इस बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपनी ही उन गहरी भावनाओं से होता है जिन्हें वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सच में गहराई से सोचा जा सकता है।